नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए जो वीडियो का पेपर या पटवार या फोर्थ ग्रेड राजस्थान जीके का जो भी बच्चा राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहा हो उसके लिए एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है हर वीक। आपको पता है हर सैटरडे को सुबह 9 बजे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें राजस्थान जीके प्लस इंडिया और साथ साथ में राजस्थान के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी की सीरीज का चौथा टेस्ट था जो मॉक टेस्ट लिया गया था 24 तारीख को। उसका आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिससे बच्चा किसी को कोई डाउट हो तो इस वीडियो को देख करके वो क्लियर कर सकता है। तो उसी के लिए क्लास थी। तो देखते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। सही कथन क्या है? सही कथन अपने को बताना है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का देशांतर कहां से कहां तक है। तो आपको पता ही है 69-30 से 78-17 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज तो यह है। दूसरा, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मध्यवर्ती देशांतर रेखा की बात की जा रही है। मध्यवर्ती देशांतर रेखा, ठीक है, अक्षांश और देशांतरों की बात की जा रही है। तीसरा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जैसलमेर स्थित है। और फोर्थ, जयपुर शहर के नजदीक से गुजरने वाला अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब इसका आंसर देखना था कि कौन कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा इसमें सही था। सोचकर देखिए कि जब हम बात करें मध्यवर्ती देशांतर की, तो देशांतर 69 से 78 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जब 69 से 78 के बीच में आपको देखने को मिलेगा तो मध्यवर्ती देशांतर 70 डिग्री हो सकता है क्या, ये बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर मध्यवर्ती देशांतर जो था इसमें दे रखा मध्यवर्ती देशांतर। देशांतर 27 है ही नहीं, देशांतर तो कौन सा होगा? अक्षांश होगा। समझ में आ गया? तो ये भी इसका आपको गलत आपको देखने को मिल रहा है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हाँ, तो 70 कैसे हो जाएगी? मध्यवर्ती कैसे हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसको देखिएगा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जैसलमेर स्थित है, ये करेक्ट है। और उदयपुर शहर के नजदीक से गुजरने वाला अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। बिल्कुल 23 से और 30 के बीच में बैठता है, तो 27 डिग्री ये थी। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर। ठीक है, तो इसमें मिसप्रिंट हो गया, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 और 4 दो ही आपको देखने को मिलेंगे। इसको देख लीजिएगा। प्रोफेसर वी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? तो देखिए, सबसे पहले जो राजस्थान का भौगोलिक जो विभाजन किया वही वी मिश्रा के द्वारा किया गया। और मिश्रा ने जब विभाजन किया तो उसके कुल 7 भाग बताए। एक शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा नहरी प्रदेश, और फोर्थ आपको पता ही है अरावली। फिफ्थ आपको उसके बाद बताइए, अरावली के बाद दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इस तरीके से कुल कितने 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। वैसे मुख्य रूप से आपको 4 भौगोलिक प्रदेश देखने को मिलते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंबल बिहेड़ भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी इनके द्वारा किया गया। तो कुल कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश का बनने का क्रम क्या है? यानी कि 4 भौतिक प्रदेश जो राजस्थान में, एक पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये 4 ही स्थल आकृतियां राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। तो पूछा गया कि इनका बनने का क्रम कैसा है, यानी कि पहले कौन सा बना। तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर पर्वत मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पर पठार, थर्ड नंबर पर मैदान और फोर्थ नंबर पर ये। इनके बनने का क्रम भी यही है। और आपसे पूछा जाए इनके ऊंचाई का क्रम, ऊंचाई के क्रम की बात करेंगे तो पर्वत ही मिलेगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पठारी मिलेगा, तीसरे नंबर पर मैदानी मिलेगा और चौथे नंबर पर मरुस्थल ही मिलेगा। तो यानी कि बनने का क्रम और ऊंचाई का क्रम दोनों आपको कैसे देखने को मिलेंगे? सेम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? अरावली यानी कि पर्वत देखने को मिलेगा, उसके बाद पठार देखने को मिलेगा, उसके बाद मैदान और उसके बाद मरुस्थल। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही आपको देखने को मिलेगा। इसको देखिएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
अच्छा, ये तो 4 प्रदेश आपके दे रखे हैं, ये किस किस से निर्मित हुए हैं या फिर ये किसका भाग माने गए हैं, ये पूछा गया। तो राजस्थान में देखिए 4 स्थल आकृति हैं और इन 4 स्थल आकृतियों का निर्माण 2 स्थल आकृतियों से हुआ, एक तो गोंडवाना लैंड से और दूसरा तैतीस सागर से। तैतीस सागर गोंडवाना लैंड से जो निर्माण हुआ है उसको ध्यान रखिएगा, वो निर्माण किस किस का हुआ है, एक तो पर्वत का और एक पठार का। और तैतीस सागर से निर्माण किसका हुआ है उसको ध्यान रखिएगा, एक मैदान का और दूसरा मरुस्थल का। बस यही इसमें पूछा गया। तो मैदान की बात कर रहे हैं, मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो मरुस्थल तैतीस सागर बिल्कुल सही। अरावली, अरावली प्रदेश की बात हो गई। पठार तो गोंडवाना लैंड। मैदान फिर किसकी बात करें, तैतीस सागर की, और पठारी प्रदेश फिर गोंडवाना लैंड की। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, मुझे लग रहा है 1 2 3 4। इसका आंसर भी पहले नंबर का ही क्या होगा, सही आंसर होगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक रन क्षेत्र कहां पर है, तो रन क्षेत्र कई सारे रन क्षेत्र हैं। रन कहा किसको जाता है, तो ध्यान रखिएगा वर्षा काल के अंदर बनी हुई अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें जिन्हें रन या टाट कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, ये अस्थायी झीलें कैसी होंगी, मिट्टी में खारीपन के कारण ये कैसी होंगी, खारी होंगी, तो इनको रन कहा जाता है। तो रन, इस प्रकार का रन आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर में देखने को मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ रन आपको ध्यान रखने हैं, जैसे पडिहारा रन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कहां पर है, चूरू में। आपको बालोतरा में पूछा जा सकता है, थोब नाम का रन कहां पर है, तो वो आपको बालोतरा में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी झीलें जो वर्षा काल में बनी होती हैं और जो कैसी होती हैं, खारी होती हैं, उन झीलों को इस नामों से कहीं ना कहीं आपको जानकारी देखने को मिलेगी। आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, रन या टाट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अरावली प्रदेश का सही कथन है, अरावली प्रदेश का निर्माण A.M. हेरोन ने किया था। अरावली गोंडवाना लैंड का बात है। देखिए, A.M. हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, और ये GCI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी अपने ने पिछले क्वेश्चन में बात करी, अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा, बिल्कुल सही है। अरावली का विस्तार 23-30 दक्षिण से लेकर 28-20 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है, बहुत सारे मंदिर होने के कारण। एक चीज, और कर्नल जेम्स टोड के और अबुल फजल को भी याद रखिएगा। अबुल फजल ने अरावली की तुलना किससे करी है, ऊंट की गर्दन के समान, ऊंट की गर्दन के जैसे बताया किसको, अरावली को। तो ध्यान रखिएगा। अब अरावली का अक्षांशीय विस्तार, बिल्कुल अरावली का अक्षांशीय विस्तार 23-20 से लेकर दक्षिण में 28-20 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज इसमें गड़बड़ कर दी कि यहां पर दक्षिण अक्षांश नहीं होगा, अक्षांश हमेशा कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश। 23-20 उत्तरी अक्षांश से 28-20 उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन सी फैली हुई, अरावली फैली हुई है। तो आंसर ये गलत हो गया। तो इसका मतलब 1 2 और 4, 1 2 और 4 इसके क्या होंगे, सही आंसर होंगे। इसको देख लीजिएगा। आगे कुछ मिलान करने वाले टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर मिलान करना है। कुछ भौगोलिक आकृतियों के या भौगोलिक नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनका मिलान किया है। तो माल खेराड़, माल खेराड़ के नाम से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, माल खेराड़ के नाम से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाना जाएगा, खेराड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाएगा, सपाट। सपाट भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया, रूमा, इनके बारे में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है, सोच कर देखिएगा। माल खेराड़ के रूप में जब भी किसी को देखते हैं हम, तो किसको देखते हैं कि माल खेराड़ के रूप में हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, माल खेराड़ के रूप में टोंक, टोंक का जो क्षेत्र है उसी को माल खेराड़ के रूप में जाना जाता है। और टोंक के पास का क्षेत्र है भीलवाड़ा, उसे खेराड़ के रूप में भी जाना जाता है। सपाड़, सपाड़ सवाई माधोपुर पे और करौली के आसपास के क्षेत्र को सपाड़ के नाम से जाना जाता है। और रूमा, सांभर के आसपास के क्षेत्र को रूमा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की मिलान आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। तो इसका 1 नंबर आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ये स्थल आकृतियां हैं और प्राचीन नाम के नाम से भी इनको जाना जाता है। सही कथन है, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर।
राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू। राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। और राजस्थान का वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। तो इसमें से आंसर बताने थे कौन कौन से इसके अंदर आंसर क्या होंगे, सही कथन होगा। सोचकर देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा होगा या सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान कौन सा होगा, तो ये देखिए सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान चूरू, ये भी सही। दैनिक तापांतर वाला जैसलमेर भी सही। राजस्थान का न्यूनतम के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, दैनिक के साथ साथ अगर यहां पर आ जाता वार्षिक, अगर यह आ जाता कि राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला भी डूंगरपुर है और यह भी आ जाता है राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, वो भी क्या होगा, डूंगरपुर होंगे। तो इसमें सभी के सभी क्या होंगे कि सभी के सभी क्या होंगे, इसमें सही होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, तो ठंडा जिला भी कौन सा है, चूरू। और आपसे पूछा जाए गर्म जिला, तो गर्म जिला भी कौन सा है, चूरू। चूरू की भौगोलिक स्थितियां ऐसी है क्योंकि यहां पर स्थल आकृतियों के अंदर वनस्पति आपको कम देखने को मिलती है, जिससे यहां पर जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे वाली व्यवस्था देखने को ज्यादा मिलती है। तो इसका आंसर यही होगा। आगे सही कथन है, डीपीएपी देश का पहला क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 74 और 75 में हुई थी। प्रारंभ के अंदर वित्तीय अनुपात 50:50 का था और इसे समन्वित वाटरशेड प्रोजेक्ट के तहत समाहित किया गया। तो बिल्कुल डीएपी ध्यान रखिएगा, देश का, राजस्थान का ही नहीं, देश का पहला क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक आपको डीडीपी देखने को मिलेगा, डीडीपी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है, उसको ध्यान रखिएगा, वो भी राजस्थान के अंदर चलाया गया, वो 77 और 78 के अंदर चलाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 74 और 75 में हुई, बिल्कुल इसकी शुरुआत 74 और 75 में हुई। प्रारंभ में वित्तीय अनुपात कितना था, 50-50% था, बाद में क्या कर दिया गया, 90:10 कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और इसने समन्वित वाटरशेड प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल किया गया, बिल्कुल समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो 2009 में शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के जितने भी प्रोग्राम है, चाहे डीपीएपी कर लो या डीडीपी कर लो या आईएमडीपी कर लो, ये इन तीनों प्रोग्रामों को किस में शामिल कर दिया गया, समन्वित वाटरशेड प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। और वर्तमान में इसे प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसके सभी के सभी इसके आंसर क्या है, सही इसके आंसर है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले जिले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वन की आवरण की वृद्धि कहां पर देखने को मिलती है, सीकर बाड़मेर, बारा प्रतापगढ़, उदयपुर अलवर, पाली और अलवर। तो इसको ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा सीकर और बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा वनावरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अच्छा, फिर बारा और प्रतापगढ़ में क्या हुई है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, बारा और प्रतापगढ़ के अंदर सबसे वनावरण में सबसे कमी जो देखी गई है, वो सबसे ज्यादा कमी कहां देखी गई, बारा और प्रतापगढ़ के। फिर उदयपुर और अलवर में क्या दी गई, तो उदयपुर और अलवर का भी आप याद रख सकते हो। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वनावरण कहां पर है, सबसे ज्यादा वनावरण कहीं पर है, तो वो जिले कौन से हैं, उदयपुर, अलवर और तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे तो प्रतापगढ़, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा पाली और अलवर की बात करें तो पाली और अलवर का भी एक फैक्ट याद कर सकते हो, याद करना हो तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा झाड़ी वाले वृक्ष अगर आपसे पूछे जाएं, झाड़ी वाले वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पर हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे कहां पर हैं, पाली और अलवर में सबसे ज्यादा। और अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि झाड़ी वाले सबसे कम वृक्ष कहां पर देखने को मिलेंगे, तो आपको हनुमानगढ़ में देखने को मिलेंगे, इसको भी याद कर सकते हो। तो वनावरण वृद्धि की बात करी थी तो सीकर और बाड़मेर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन क्या है, सही कथन की बात पूछी गई, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, बिल्कुल 50 इनकी संख्या है, यह बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 10,790 किलोमीटर है, यानी कि पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी एनएच हैं उनकी टोटल लंबाई कितनी है, 10,790, ये भी सही है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 27 नंबर राष्ट्रमार्ग है। इस 27 नंबर राष्ट्रमार्ग को क्या कहा जाता है, तो आपको बताइएगा, इसको पूर्व से पश्चिम का, पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर के रूप में इसको जाना जाता है, जो असम के सिलचर से, कहां से, असम के सिलचर से शुरू होता है और कहां पर जाकर के खत्म होता है, ये पोरबंदर गुजरात में जाकर के खत्म होता है। अब जब इसके बीच में से जाएगा तो समझ लो इसके बीच में राजस्थान भी आता है।
तो ये 27 नंबर राजस्थान से भी जाता है। और मैंने आपको बताया था कोटा, और कोटा के अंदर चंबल नदी, कौन सी नदी, और चंबल नदी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज। ये हैंगिंग ब्रिज इसी 27 जो आपका एनएच है इसी का पार्ट माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये देश का सबसे लंबा है, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे लंबा 27 से ही है। और इसके अलावा ये हो गया आपका पूर्व से पश्चिम, एक कॉरिडोर होता है उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा होगा, ये एनएच 44 होगा, जो उत्तर कन्याकुमारी से लेकर और नीचे आपको तमिलनाडु के अंदर, सॉरी ऊपर श्रीनगर से लेकर नीचे तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा। राजस्थान का एनएच लंबाई में देश में तीसरा स्थान है, बिल्कुल देश में तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर कौन आता है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र आता है, यानी कि देश में एनएच की सबसे ज्यादा लंबाई आपको कहां देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगी यूपी में, और तीसरे नंबर पर मिलेगी राजस्थान में। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट एक दो चीज और जानिए, आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसका नाम है एनएच 52, इसको ध्यान रखिएगा। जो कहां से शुरू होता है, चूरू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर के बाद टोंक, टोंक के बाद बूंदी के बाद भीलवाड़ा के बाद कोटा के बाद झालावाड़। यानी कि सीधी सी बात है, चूरू यानी कि पंजाब से हरियाणा से शुरू होगा और कहां पर जाकर के खत्म होगा, कर्नाटक में। उसी बीच में वो राजस्थान के 7 जिलों से होकर के गुजरता है। ये राजस्थान का सबसे लंबा एनएच है, एनएच 50। लेकिन एक चीज और ट्रिक से याद करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का जो केवल और केवल राजस्थान में ही है और वो राजस्थान का सबसे बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब समझिए, पूर्णतया राजस्थान में सबसे बड़ा एनएच और एक है सबसे बड़ा एनएच। तो सबसे बड़ा एनएच तो कौन सा होगा, 52। लेकिन पूर्णतया एनएच जो राजस्थान में शुरू हो रहा है, राजस्थान में ही खत्म हो रहा है, उसका नंबर याद रखिएगा, इसको उल्टा कर लीजिएगा, एनएच 25। पूर्णतया राजस्थान का सबसे बड़ा एनएच 25, राजस्थान का सबसे बड़ा एनएच 52। और ये कहां है, ये आपको देखने को मिलेगा बाड़मेर के अंदर, यानी कि बाड़मेर के मुनाबाब के अंदर जो पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर आपको एनएच सबसे बड़ा दिखाई देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। अब आपको पहले तो ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, जयपुर में होगी। जब सर्वाधिक जनसंख्या ही जयपुर में होगी तो सिंपल सी बात है, ग्रामीण जनसंख्या भी जयपुर में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, तो सबसे कम जनसंख्या कहां है, जैसलमेर में। जब सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है तो बाय डिफॉल्ट आपको याद होना चाहिए ग्रामीण जनसंख्या में जहां पर सबसे कम जनसंख्या हो, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात कहां देखने को मिलेगा, जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए ग्रामीण जनसंख्या जिला कौन सा है, जयपुर। लेकिन आपसे पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला, अगर आपसे पूछे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला तो आपको जवाब देना है कौन सा, डूंगरपुर, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन वो पूछ ले, अभी अपने ने पूछा ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम कहां पर है, तो आपने कहा जवाब दिया जैसलमेर। तो ध्यान रखिएगा ग्रामीण जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत पूछ ले, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम प्रतिशत में है, तो उसका जवाब क्या होगा, कोटा। इसका उल्टा समझ लीजिए, यानी कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहां होगा, कोटा में होगा, इसको समझ लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, जयपुर, इसको ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ये 3-4 चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। केज कल्चर योजना क्या है, अब केज कल्चर योजना का समझिए, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, यानी कि एक ऐसी परियोजना जिसके अंदर नदी के अंदर बड़े बड़े पिंजरों को डाल दिया गया है और जिससे किसका उत्पादन किया जाएगा, मछली कल्चर, यानी कि मछली का उत्पादन किया जाएगा। समझ में आ गया। और यह परियोजना किसके अंदर चलाई जा रही है, माही बजाज सागर के अंदर, चंबल परियोजना में, काली सिंध परियोजना में, पश्चिमी बनास परियोजना में। तो ध्यान रखिएगा केज कल्चर परियोजना किसमें चलाई जा रही है, माही बजाज सागर परियोजना के अंदर, यानी कि माही नदी पर चलाई जा रही है। पहली चीज तो ये ध्यान रख सकते हो। माही के साथ राजस्थान में, अब ध्यान रखिएगा, माही गुजरात और राजस्थान, कौन सी, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा, राजस्थान में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 45, गुजरात में कितनी है, 55% है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, तो दोनों की 50-50% साझेदारी है। काली सिंध परियोजना काली सिंध नदी पर है, झालावाड़ के अंदर दिखाई देगी आपको।
और पश्चिम बनास परियोजना कहां पर दिखाई देगी? बनास नदी पर, पश्चिम बनास पर, कहां पर? सिरोही में। और ये सिरोही की सबसे बड़ी परियोजना के रूप में जानी जाती है। तो इसका जवाब क्या होगा? माही बजाज। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब कुछ सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों के साथ साथ उनकी नदियों की मुख्य नदी पूछा गया है। जैसे उजाड़ और आहू काली सिंध की है, तो आपको पता है आहू और काली सिंध के किनारे पर ही गागरोन का दुर्ग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, चाप और जाखम, बिल्कुल चाप, जाखम, अनास, ये माही की क्या मिलेगी आपको? सहायक नदियां देखने को मिलेगी, ये भी सही है। मेज और सागी, ये चंबल की सहायक नदी है। बनास, मानसी और खारी, तो देखिए मानसी नदी और खारी नदी बिल्कुल बनास की क्या है? सहायक नदियां हैं। लेकिन मेज नदी चंबल की तो सहायक है, लेकिन सागी नदी चंबल की सहायक ना होकर के बनास की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? गलत क्या होगा? इसमें गलत पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। लखवानों की ढाणी किसके लिए प्रसिद्ध है? लखवानों की ढाली, तो पहली तो चीज ये ध्यान होनी चाहिए, ये लखवानों की ढाली है कहां? तो ये आपको कहां देखने को मिलेगी? जैसलमेर में देखने को मिले, पहली बात। इसी के अलावा एक ढाणी और याद रखिएगा जिसका नाम है मियां की ढाणी। ये नाम ऐसा है इसलिए इसके आने की भी संभावना है। तो मियां की ढाणी पूछ ले, लखवानों की ढाणी पूछ ले, कहां पर है? पहली बात तो जैसलमेर। और जैसलमेर किसके लिए जाना जाता है? तो जैसलमेर लाइम स्टोन के लिए जाना जाता है। जैसलमेर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सोनू क्षेत्र लाइम स्टोन के लिए जाना जाता है, इसको ध्यान रखें। तो लाइम स्टोन के लिए जाना जाता है कौन सा? लखवानों की ढाली, जैसलमेर। समझ में आ गया? जास्पर कहां पर देखा जाता है? तो जास्पर आपको पता है सर्वाधिक कहां देखने को मिलेगा? जोधपुर में देखने। फेल्सपार आपको कहां देखने को मिलेगा? डूंगरपुर में देखने को मिलेगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा। और डोलोमाइट आपको राजसमंद और उदयपुर के आसपास देखने को मिलेगा, इसको देख लीजिएगा। जास्पर राजस्थान में सबसे ज्यादा जोधपुर में होता है, फेलोस्पार सबसे ज्यादा डूंगरपुर में होता है। लाइम स्टोन के लिए कौन से जाने जाते हैं? लखवानों की ढाणी और मियों की ढाणी। और कहां पर? सोनू क्षेत्र, कहां पर? जैसलमेर के अंदर। और डोलोमाइट राजसमंद और नीचे बांसवाड़ा के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इसकी राजस्थान में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, यानी कि कम स्थानों पर यह राजस्थान में मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइम स्टोन। राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी का गठन कब किया गया? वेटलैंड के बारे में आपको पता ही है, मैंने कहा था वेटलैंड का मतलब क्या? आर्द्र भूमि। कौन सी भूमि? आर्द्र भूमि। पहली चीज तो ध्यान रखिए। और मैं आपको बता चुका हूं, आपसे पूछा था राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा। पहली बात, इन आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन शुरू किया गया था जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन। इस रामसर कन्वेंशन का मतलब ईरान के शहर के अंदर एक कन्वेंशन शुरू किया गया था जिसके अंदर रामसर के अंदर शुरू किया गया था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसके अंदर जो ऐसी आर्द्र भूमि है जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता होती है उनको शामिल किया जाता है। तो राजस्थान की दो चीजें इसमें शामिल हैं, दो झीलें, एक का नाम है सांबर झील और एक का नाम है केवलादेव। ये दोनों की दोनों रामसर साइट्स के अंदर शामिल है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, भारत के अंदर पूछे तो भारत में वर्तमान के अंदर ध्यान रखिएगा लगभग 89 रामसर साइट्स शामिल किए। वेटलैंड अथॉरिटी है और सबसे ज्यादा वेटलैंड अथॉरिटी आपको कहां देखने को मिलेगी? वेटलैंड देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। अब पूछा क्या गया कि राजस्थान में वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना कब की है? एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो कब बनाई गई? 2019 में। इसको ध्यान रखिएगा। पूछी गई अथॉरिटी कब गठन किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए अथॉरिटी का पुनर्गठन कब हुआ, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। इसको दोबारा से क्या की गई? पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन कब किया गया? 2020 में किया गया। और वन और मंत्री जो आपका है, वन और पर्यावरण मंत्री जो आपके होंगे वही इस अथॉरिटी के क्या होंगे? अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2019। इसको देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एक चीज आपको ध्यान रखें, राष्ट्रीय उद्यान की आपको बात की जा रही है तो 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था, इसको ध्यान रखना है। 1980 में बना, 1955 वाला 1980 और ये बना 2012 में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1980 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा मिला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1981 के अंदर नेशनल पार्क का क्या मिला? दर्जा मिला। साथ साथ में इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है 1985 में। और मरु उद्यान आपको पता ही है 2012 के अंदर इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क है, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा। इसका नाम मरु उद्यान तो है, मरु उद्यान से आप इंग्लिश में समझोगे तो डेजर्ट
लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये उद्यान नहीं है, इसको किसका दर्जा दिया गया? अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान भी यानी कि सेंचुरी भी मानी जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें सेंचुरी के बारे में नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है रणथंभौर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। दूसरा पूछे तो दूसरा कौन सा होगा? मुकुंदरा। तीसरा पूछे तो 3 तो है ही टोटल, तो तीसरा यानी कि केवलादेव। इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा होगा, तो केवलादेव सबसे छोटा होगा। और आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है, तो सेंचुरी कौन सी होगी? मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। इसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। असंगत है, असंगत का मतलब यहां पर दिया गया है कि कौन सा सही नहीं है। और ये क्या है? ये सारी गायों की नस्ल है, इसकी गायों की नस्ल है। और सामने उनका दे रखा है कि जो ये गायें जिस क्षेत्र में मिलती हैं। तो देखते हैं, राठी दक्षिणी पूर्व के अंदर, थारपाकर पश्चिम के अंदर, मालवी दक्षिण और दक्षिणी पूर्व के अंदर, काकरेज दक्षिण पश्चिम में। तो काकरेज मुख्य रूप से कहां मिलेगी आपको? जालोर में। और जब जालोर में मिलेगी तो जालोर का क्षेत्र किस में आएगा? दक्षिण पश्चिम में आता है, तो ये सही है। मालवी मालव के अंदर मिलेगी, मालव जनपद। कौन सा जनपद? मालव। और आपको पता ही है मालव जनपद के अंदर जयपुर भी आता था, साथ साथ में आपका टोंक वाला क्षेत्र है, वो सारा मालव जनपद का कहीं ना कहीं हिस्सा माना जाता। और ये मालव से निकला क्या था? मालवा। और मालवा का पठार कौन सा? दक्षिणी पूर्वी का पठार। तो दक्षिणी पूर्वी दे रखिए, तो मालव भी सही आपको देखने को मिलेगा। अब बचा थारपाकर। थारपाकर जो है आपके जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में मिलती है। तो जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र राजस्थान के कहां पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, ये भी सही है। बात है राठी। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है। अब जब सबसे ज्यादा दूध देती है तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि वो ऐसे स्थान पर होगी जहां पर पानी भी अच्छा होगा और जहां पर भी उसको खाने के लिए व्यवस्था भी अच्छी होगी। तो दक्षिणी पूर्व की बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्व के अंदर तो हाड़ौती आएगा, ठीक है। हाड़ौती के क्षेत्र के अंदर हो नहीं सकता। इसका अगर ये जवाब ये होता दक्षिणी पूर्व की जगह कौन सा? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी का मतलब समझ गए? अलवर वाला, भरतपुर वाला क्षेत्र, धौलपुर वाला क्षेत्र, हरियाणा से लगता हुआ रेवाड़ी वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? सबसे ज्यादा गायों और भैंसों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है, उत्पादन भी अच्छा होता है, पानी भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इसका ये असंगत है। यहां पर आंसर क्या होना चाहिए था? उत्तर पूर्वी। तो इसका सही आंसर होता। तो यहां पर दे रखा है दक्षिणी पूर्वी, इसका आंसर 1 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, एक जलवायु का अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप पढ़ते हो। थॉर्नवेट ने कौन सा जलवायु दिया, ट्रीवार्था के द्वारा कौन सा जलवायु प्रदेश दिया गया, या कोपेन के द्वारा कौन सा जलवायु प्रदेश माना गया। एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है, और एक होता है भारत सरकार के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा जलवायु प्रदेश में बांटा गया। तो उसमें से ध्यान रखिएगा अलग अलग जलवायु प्रदेश माने गए, उनके नंबर्स दिए गए हैं। उस नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आपको मिलेगा 1 नंबर सीम, जिसके अंदर जैसलमेर का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका बीकानेर का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत क्षेत्र आपको बाड़मेर का, जालोर का या जोधपुर का देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़े जलवायु प्रदेश की बात कही है, जोन फर्स्ट सी इसका पहला आंसर आपको देखने को मिलेगा, जलवायु प्रदेश। अब कुछ बांध दे रखे हैं और बांध के आधार पर उसको मिलान करना है कि कौन से बांध कौन से जिले के अंदर देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात, कई बांध तो आपको बिल्कुल सामान्य से पता लग जाएंगे, जैसे पाचना बांध। पाचना बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है। तो मिट्टी से बना हुआ बांध आपको कहां मिलेगा? करौली में देखने को मिलेगा। दूसरी बात है टोरडी सागर बांध, एक ऐसा बांध जिसके सारे के सारे दरवाजे अगर खोल दें तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा, उसको कहा जाता है टोरडी सागर बांध, ठीक है। तो उसके बाद खारी बांध, खारी नदी पर बना हुआ, और खारी किसकी सहायक नदी है? खारी बनास की सहायक नदी है। और खारी नदी जो बहती है या बनास जो नदी बहती है मूल रूप से कहां बहती है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा के अंदर ध्यान रखिएगा, ठीक है। खारी और कोठारी, खारी और कोठारी दोनों नदियां आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलेंगी। कोदरा बांध, कोदरा बांध एक अलग से नया बांध आपको देखने को मिलेगा, वो कहां है? माउंट आबू में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए, एक का भी 2 जगह पर है, सी का सेकंड का सी। तो ये बी नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा आपका। राजस्थान में सर्वाधिक तापीय, सर्वाधिक उत्पादित होने वाली ऊर्जा है। तो सर्वाधिक राजस्थान क्या, अगर राजस्थान की जगह नाम आ जाए भारत, तब भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त हो सकती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको कोयले से प्राप्त हो सकती है अभी वर्तमान के अंदर। हमारा प्रयास किससे है? हमारा प्रयास है सौर ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर? सौर ऊर्जा में। और ध्यान रखिएगा भारत ने विश्व का सबसे बड़ा एक सोलर एनर्जी अलायंस बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर संगठन बनाया, जिसका मुख्यालय भी आपको पता होगा कहां पर है?
दुनिया का एक ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, समझ में आ गया, उसका नाम ये सोलर संगठन ही है, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन जिसका मुख्यालय गुड़गांव में। और ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान देश में फर्स्ट स्थान पर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग 365 दिन में से लगभग 300 दिन आपको क्या देखने को मिलेगी? गर्मी देखने को मिलेगी, समझ में आ गया। इसलिए आपको सोलर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलेगी। और सोलर सिटी के रूप में, सौर सिटी के रूप में किसको जाना जाता है? जोधपुर को भी जाना जाता है, इसको भी याद रखें। तो सर्वाधिक तापीय ऊर्जा ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे भारत हो और चाहे राजस्थान हो। स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा शहर स्थित है? ध्यान रखिएगा, अब इस प्रश्न को समझ लिए। स्वर्णिम त्रिकोण ये पूछा जा रहा है, पर याद रखना है, अगर पर नहीं होता तो हो सकता है अलवर भी आप इसके अंदर शामिल कर लेते। अब त्रिकोण के अंदर तीन चीजें ध्यान रखिएगा, एक तरफ कौन है? दिल्ली, एक तरफ क्या है? जयपुर, और एक तरफ क्या है? आगरा। इस ट्राइंगल को कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल। कौन सा? गोल्डन ट्राइंगल। और क्या पूछा गया? स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा? पर पूछा गया है, क्योंकि पर नहीं पूछा जा सकता तो आप इसके अंदर अलवर भी शामिल कर सकते थे, तो क्योंकि इसके बीच के क्षेत्र में अलवर भी आएगा, भरतपुर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ट्राइंगल पर कौन सा शहर स्थित है? तो जयपुर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गए इसको? असंगत है, असंगत कौन सा है? असंगत है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, बिल्कुल साहब बिहार में किया गया। सर्वाधिक पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है, बिल्कुल महाराष्ट्र शीर्ष पर है। राजस्थान 22 स्वर्णों के साथ तीसरे स्थान पर, बिल्कुल करेक्ट, तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। चौथा, इसका आयोजन बिहार के 6 शहरों में हुआ। नहीं साहब ये गलती हो गई, इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में देखने को मिलता है। खेलो इंडिया से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी भी है, क्यों? क्योंकि राजस्थान के जीके के, करंट जीके के अंदर आज की तारीख में खेलों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। तो खेलों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और न्यूज़पेपर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जिससे इस तरह के टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। क्यों? रटने से चीज क्लियर नहीं होगी। अखबार को पढ़ोगे तो उन लोगों की आपको क्या दिखाई देगी? पिक्चर दिखाई देगी, और पिक्चर के साथ उनका क्या दिखाई देगा? खेल दिखाई देगा। क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछता है किसी का नाम देकर के कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वो आंसर कैसे करोगे? कितने खिलाड़ियों को याद कर सकते हो? याद करोगे भी तो गड़बड़ होगी। इसलिए किसको पढ़ें आप? ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ें। समझ में आ गए? क्यों? क्योंकि हो सकता है भारत के अंदर 2036 के अंदर ओलंपिक का आयोजन हो। समझ में आ गया? ऐसा करने की संभावना नजर आ रही है, समझिएगा। और 2036 में अगर भारत के अंदर खेल होंगे, और वो भी कौन से? ओलंपिक, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत आने वाले समय के अंदर स्पोर्ट्स कंट्री के रूप में भी डेवलप होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, असंगत कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा होगा? तो भिखारी मुक्त, तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो सारे देश के अंदर भिखारी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार ने भी बैन लगा रखा है कोई भी भिखारी देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक ऐसा शहर राजस्थान का, भारत का एक ऐसा शहर है जिस शहर को स्वच्छता के अंदर हमेशा कौन सी रैंकिंग मिलती है? पूरे भारत में फर्स्ट रैंकिंग मिलती है, जिसका नाम आपको इंदौर देखने को मिलेगा। तो इंदौर ही भारत का पहला कैसा है? ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं, भारत का पूर्णतया साक्षरता वाला स्टेट कोई है तो ध्यान रखिएगा, पहला ये संभावना नजर आ रही थी कि केरल आ गया हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत का पूर्णतया साक्षर वाला देश, राज्य घोषित कर दिया गया मिजोरम को। तो देश में सबसे ज्यादा साक्षरता कहीं है, वो कहां है? मिजोरम की है। केरल को पीछे छोड़ दिया है किसने? मिजोरम ने। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदौर। एक चीज और इंदौर के साथ ध्यान रखिएगा, इंदौर के साथ साथ राजस्थान का कौन सा शहर है? उदयपुर। इन दोनों को भारत के अंदर पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। वेटलैंड सिटी घोषित होने वाले राजस्थान के 2 मात्र शहर, एक का नाम है इंदौर और दूसरे का नाम है उदयपुर, जो राजस्थान में देखने को मिलेगा। वर्तमान में जस्टिस बी.आर. गवई का देश में कौन से मुख्य न्यायाधीश? देखिए बी.आर. गवई सभी को पता है कि नियुक्त हुए हैं, तो ये सभी इसका आंसर कर देंगे। कंफ्यूजन स्थिति कहां पर होगी? यहां पर होगी। और जो कंफ्यूजन हो उस कंफ्यूजन को हमेशा दूर करिए। तो बी.आर. गवई जो न्यायाधीश बने वो कब बने? 52वें न्यायाधीश के रूप में बने। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश कौन करता है बनने की? तो आपको पता है कोलेजियम होता है। कोलेजियम व्यवस्था होती है जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 4
अन्य न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रपति को नाम की क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। और होता कौन है, वो सबसे सीनियर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण कहां किया है, इसका जवाब दीजिए फटाफट। जल्दी फटाफट इसको देख लीजिए कि इसका कहां पर इसका किया गया है, इसको देख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण, ध्यान रखिएगा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा। तो ध्यान रखिएगा इसका लोकार्पण कहां किया गया, अलवर में किया गया, पहली बात। और ओम प्रकाश माथुर को आपको यह भी याद रखना है क्योंकि ये राजस्थान के एक मुख्य प्रतिपक्ष के नेता के रूप में या भाजपा के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्यों जाने जाते हैं इसको ध्यान रखिएगा। ओम प्रकाश माथुर वर्तमान में देश के जो राज्य है कौन सा, सिक्किम, उसके क्या है, राज्यपाल है। इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि राजस्थान का व्यक्ति किसी राज्य का क्या है, राज्यपाल है। इसलिए कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि ओम प्रकाश माथुर कौन से राज्य के मुख्य वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो सिक्किम के। और इन्होंने ई गुरुकुल की स्थापना कहां करी है, अलवर में की है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में गलत कथन है, तो ध्यान रखिएगा विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो क्षेत्रीय बैठक है, वो बैठक तो कहां हुई है, भारत में हुई है, इसको तो ध्यान रखिएगा। और यह सम्मेलन होगा कहां पर, बैठक भारत में, यह शिखर सम्मेलन होगा कहां पर, तो यह ध्यान रखिएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होगा। सितंबर अक्टूबर के महीने में यह होगा, इसको ध्यान रखिए। इसका आयोजन, इस क्षेत्रीय बैठक का आयोजन भारत मंडपम में किया गया, बिल्कुल सही है। प्रथम बार भारत में क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें राजस्थान की निम्स विश्वविद्यालय ने भाग लिया, बिल्कुल। निम्स यूनिवर्सिटी जो आपकी है जयपुर के अंदर, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यह भी सही है। इसका आयोजन 25 से 27 जनवरी के बीच में हुआ। सॉरी, यहां पर यह गलत हो गया, इसका आयोजन 25 से 27 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका गलत आंसर हो गया। इसमें यही बताना था कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट, अब राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट की 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट कोटा में हुआ और इस समय कौन व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित था। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत के आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है बिड़ला साहब, वो बिड़ला साहब आपको कहीं ना कहीं इसके इनॉग्रेशन में दिखाई देंगे। पहली चीज तो ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये कहां पर हुआ था, कोटा में। पहली चीज तो ध्यान रखें, कौन हुए थे, ओम प्रकाश, सॉरी, आपके जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कौन से हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ला, ओम बिड़ला जिनको कहा जाता है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ओम बिड़ला। और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो राजस्थान से जो 2 बार लगातार क्या बन रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर बने, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट जो हुआ उसके अंदर सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, तो सबसे ज्यादा पदक पर नंबर 1 पर कौन है, हरियाणा। इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर आपसे पूछ ले तो दिल्ली, थर्ड नंबर पर आपसे पूछ ले तो यूपी, इसको भी जानेगा। और हरियाणा में लगभग 16 पदक हरियाणा ने इसके जीते हैं। अब बात करें इसमें राजस्थान के कितने पदक जीते, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान ने 1 स्वर्ण पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा। अब 1 स्वर्ण पदक ध्यान रखिएगा, तो 1 हो गया तो इंपोर्टेंट हो गया, तो अनुज विश्नोई, जो कि मुख्य रूप से कहां के रहने वाले थे, भीलवाड़ा के, उन्होंने एकमात्र क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए अनुज विश्नोई को आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, याद करना है। इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा किस राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आपको पोषण पखवाड़ा पता होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट ही पता लग जाएगा कि जब हम राजस्थान के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका आंसर ही क्या होगा, राजस्थानी होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, राजस्थान ने। राजस्थान के अंदर भी ध्यान रखिएगा टोंक, कौन सा, टोंक के अंदर पिपलोद नामक जो ब्लॉक है, जो कि मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र है, उस आंगनबाड़ी केंद्र ने महत्वपूर्ण स्थान क्या किया है, प्राप्त किया है, महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी है। इसलिए पोषण पखवाड़े में राजस्थान को क्या स्थान मिला है, प्रथम स्थान देखने को मिला है।
अभी हाल ही में 975 मेगावाट का सोलर प्लांट बिणाजपुर। अब आपसे ये भी पूछ सकता है बिणाजपुर कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा सोलर जैसलमेर में स्थित है। कितने मेगावाट, ये भी आपको याद रखना है, तो ये भी याद हो गया। और तीसरा, इसका लोकार्पण किसने किया है, तो प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, सी आर पाटिल। तो ध्यान रखिएगा सी आर पाटिल आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन मंत्री है, ये ध्यान रखिएगा। नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता ही राजमार्ग और जहाज रानी मंत्री है। राजमार्ग और जहाज रानी मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, राजस्थान में आए दिन रहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले जल संसाधन मंत्री के रूप में थे, आजकल राजस्थान भारत सरकार के अंदर संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में इनको जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान के अंदर प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी जो हैं वर्तमान के अंदर इस डिपार्टमेंट के ऊर्जा के क्या हैं, मंत्री हैं, और उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया, इसका लोकार्पण किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रहलाद जोशी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको बताया गया। नेक्स्ट सैटरडे को फिर एक पेपर होगा और फिर उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पेपर को दें, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को पता लगा सके। इसी तरीके से आपके और अच्छे स्तर पर क्या लिए जाएंगे, पेपर लिए जाएंगे। लगातार अपने आप को इसके साथ बनाए रखें और पेपर को देते रहें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी से अच्छी हो सके, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।